हाँ जी, की हालचाल जी। शाम के बज चुके हैं 7 और आज पिया है आपके साथ अपने शो यंगिस्तान एक्सप्रेस को लेकर। और आज मेरे शो में एक ऐसी गेस्ट आई हैं जो कि पब्लिश्ड ऑथर हैं, लिटो फेस्ट अवार्ड विनर हैं और वो पब्लिक स्पीकर भी हैं। और मैं सच में बताऊं, उनकी जो राइटिंग है ना, आपके जहन में छा जाएगी। और उनका नाम है कृतिका सहगल। तो अभी ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, उनसे मिलते हैं। हेलो कृतिका, कैसे हो आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले तो और कैसा लग रहा है आज? स्टूडियो वाइब कैसी लग रही है आपको? इट फील्स सररियल ऑनेस्टली। मेरा पहला स्टूडियो इंटरव्यू है, रेडियो इंटरव्यू है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज और मज़ा आ रहा है और एट द सेम टाइम थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। हम आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं रहने देंगे। और कृतिका से हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी बुक्स के बारे में जानेंगे और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, राइटिंग का, उसके बारे में भी बात करेंगे। बुक्स पे हम बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि अंबाला से मुंबई तक का सफर और उससे पहले राइटिंग का जो सफर है वो कैसे स्टार्ट हुआ? सच बताऊं तो जब तक मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया ना, तब तक राइटिंग को कभी मैंने सीरियसली लिया ही नहीं था। मेरा बैकग्राउंड एक चेस प्लेयर का रहा है और मजे की बात यह है कि मैंने चंडीगढ़ चेस एसोसिएशन से शुरुआत की थी। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से स्टेट खेला हुआ मैंने, 3-4 बार खेला हुआ है। यहीं से मैंने जो नवीन बंसल हैं वो मेरे कोच रहे हैं, मेरे मेंटर रहे हैं चेस में, मैंने उनसे सीखा है। तो कॉलेज में मैंने ना मुझे लिखने का शौक था। मैं डायरी राइटिंग करती थी, जर्नलिंग करती थी जब मैं छोटी थी। तो कॉलेज में मैंने एज अ हॉबी लिखना शुरू किया था। तो वहां से जब मुझे रिकग्निशन मिलने लगा तो मुझे लगा कि यार कुछ तो है मैं जो इसमें मतलब डिफरेंट कर सकती हूँ, औरों से अलग कर सकती हूँ। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, श्री प्रदीप शर्मा स्नेही, वो खुद भी राइटर हैं, हिंदी राइटर हैं और स्नेही उनका पेन नेम है। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैं लिख सकती हूँ और मुझे डेफिनेटली राइटिंग में आगे कुछ करना चाहिए। वहां से मैं कह सकती हूँ कि मेरी राइटिंग की शुरुआत। कृतिका राइटिंग के तालाब में बिल्कुल पड़ी और फिर उसी में ही बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लगता है जब कोई एक इंसान ना आपके टैलेंट को रिकग्नाइज करता है, अप्रिशिएट करता है। एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट और किस्मत वाली मानती हूँ खुद को कि मेरे प्रिंसिपल वो शख्स थे जिन्होंने मेरे टैलेंट को रिकग्नाइज किया। मतलब एक किक मिल गया। हाँ एब्सोल्युटली, है ना, वो बहुत और आपका वो जर्नी जो थी वो स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने कि किक मिलना कई बार बहुत जरूरी होता है। कृतिका, आपकी बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में 4, है ना? उसमें से जो मेरी फेवरेट है वो है द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, है ना? तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे थॉट आया दिमाग में कि बेस्ट वर्जन ऑफ मी आपने लिखा और उसको आगे बुक की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आइडिया तो ना फेसबुक से आया था। फेसबुक पे जब मैं कॉलेज में थी ना, ये बात कर रही हूँ मैं 2012 के आसपास की, तो उस टाइम पे ना ये कैप्शन बहुत चला था कि वी शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, है ना, कि हमें अपना बेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो वहां से मेरे दिमाग में कॉन्टेम्पलेशन हुआ कि यार ये लिख तो रहे हैं मगर ये बेस्ट वर्जन पता भी है कि है क्या। मतलब मैं खुद उस सोच विचार में पड़ गई कि मुझे पता है मेरा बेस्ट वर्जन क्या है। वहां से वो आइडिया जनरेट हुआ था। बट फिर जब वो आइडिया डेवलप हुआ ना, तो मैंने ये रियलाइज किया कि एक्चुअली में हम एक ऐसे कंपेटिटिव वर्ल्ड में हैं, इवन एज अ स्टूडेंट, कि हम अपनी छोटी सी अप्रिसिएशन को, छोटी सी एक्युलेट को, छोटी सी अचीवमेंट को ना अपना बेस्ट वर्जन मान के बैठ जाते हैं। मगर just because I'm a good writer, just because you're a good RJ, it doesn't make you the best version of yourself as a whole, right? इसके और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो अब वो पैरामीटर्स क्या हैं और कैसे आप अपना पूरा का पूरा एक कंप्लीट बेस्ट वर्जन आप रिकग्नाइज कर सकते हो, वो मेरी बुक में है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बेस्ट वर्जन अगर हम खुद का जान लेते हैं ना, तो मुझे लगता है तभी हम द बेस्ट बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो कृतिका, जैसे आप एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करती हैं, अंबाला से, है ना? अंबाला से मुंबई आप शिफ्ट हुई, वहां पे जाके आपने काम किया, तो ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप राइटर हो तो राइटर से स्क्रीन प्ले की तरफ जाना, तो उसका मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ चेंजेस आते हैं या क्या चेंज है, डिफरेंट
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं चाहती थी कि मैं अपना कॉलेज बॉम्बे से करूं, और उस टाइम पे ना बॉम्बे दिल्ली एक सपने जैसा लगता है, स्पेशली एक स्मॉल टाउनर को। तो वो जो दायरा है ना वही अपने आप में पार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि लड़की है बाहर कैसे रहेगी अकेली। सबसे बड़ा फैक्टर तो लड़कियों के केस में यही आ जाता है। तो मैं कॉलेज करना चाहती थी, मुझे परमिशन नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि यार जॉब करते हैं, मेरे को तब भी बॉम्बे जाने की परमिशन नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से दिल्ली जाने की परमिशन मिली, मैं उसी में खुश हो गई। तो अगर मैं संक्षिप्त में बात करूँ ना, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ही मेरा ये रहा कि मैं अपने घर से उठ के बॉम्बे तक जा पाई, और इसको करने में ना मुझे करीब 10 साल का सफर तय करना पड़ गया। ये मेरी अपनी जर्नी है, हर इंसान की जर्नी अपनी होती है, पर मेरी ये जर्नी है, और ये सबसे पहली अचीवमेंट मैं अपनी इसको मानती हूँ। तो डेफिनेटली ये, और जब हम बॉम्बे जाते हैं ना, वो एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ पे छोटे शहर जैसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आपको ना मन पक्का करके आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने सपने पूरे करने जा रहे हो, और अपना एसेंस नहीं खोना है कहीं ना। तो बस वो चीज ध्यान रखनी होती है। बाकी इट्स मुंबई, इट्स सिटी ऑफ ड्रीम्स। बिल्कुल। और ऐसा है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में ना हम कृतिका से और भी बहुत कुछ जानेंगे। वहाँ पे क्या वर्क का नेचर रहता है एज ए राइटर। मुझे ये बताओ कि अंबाला से मुंबई का सफर तो तय हो गया है ना, लेकिन जो मुंबई में एकदम से अलग था स्क्रीन राइटिंग और इस तरफ राइटिंग थी, तो क्या डिफरेंस था उसमें? यार बहुत फर्क होता है एक किताब लिखना और स्क्रीन के लिए कुछ लिखना। किताब में ना हम डिटेल में हर एक चीज लिखते हैं, क्योंकि रीडर को ना हर एक चीज फील करनी जरूरी होती है। तो वो इमोशन हमें कोई दिखाने वाला नहीं होता, वो हम अपने ब्रेन में खुद क्रिएट कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स। तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, मैं उसका अपीयरेंस भी बहुत डिटेल में लिख रही हूँ, उसकी आंखें ऐसी है, उसकी नाक ऐसी है, पर स्क्रीन पे ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन पे हमें बस ये दिखाना है कि ये इंसान है और ये ऐसा फील कर रहा है, ये वैसा फील कर रहा है, उसके ये इमोशंस हैं। बेसिकली हम वो इमोशन अब लिख नहीं रहे हैं, वो हम इमोशन समझा रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, किसी को स्क्रीन पे। तो वहां पे ना डिटेलिंग कम होती है, टेक्निकल पार्ट ज्यादा होता है स्क्रीन राइटिंग में। अभी तक आपने मतलब जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं? एब्सोल्युटली, मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट, वैसे काफी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं जिसमें से कुछ रिलीज हुए हैं, कुछ नई भी रिलीज हुए हैं, बट मेरे काम का पार्ट तो वो भी है, मेरे दिल के पास तो वो भी है। तो बट एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। आप लोगों ने एक शो देखा होगा खिचड़ी? मेरा फेवरेट है वो। हाँ, तो मैं भी उसको देखते देखते बड़ी हुई हूँ। तो खिचड़ी का जो 3rd सीजन आया था ना, उसमें मुझे उसका स्क्रीन प्ले लिखने का मौका मिला, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। बहुत मजा आया कि जब जिस कैरेक्टर को हंसा, प्रफुल्ल, बाबूजी, उनको देख देख के बड़ी हुई हूँ, और अब मैं खुद बाबूजी की डायलॉग्स लिख रही हूँ, उनका सीन लिख रही हूँ। लाइक इट वाज अमेजिंग, इट वाज सररियल। आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लिखते हैं, जैसे कि आप मोटिवेशनल लिखते हैं, राइट? आप क्योंकि पब्लिक स्पीकर भी हैं कृतिका, राइट? तो कॉमेडी लिखना तो कुछ डिफिकल्ट रहा या मतलब नॉर्मल था? क्योंकि किसी को हंसाना मुझे लगता है इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सच में, जब तक मैंने कॉमेडी लिखा नहीं ना, उससे पहले तक मुझे लगता था कि मेरा ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पुअर है। और मैं ये कहूंगी कि कॉमेडी के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे कॉमेडी लिखना है, ना ही मेरी चॉइस थी, वो हो गया बाय चांस। तो मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया, एंड उसके लिए ना मतलब मजा आ गया। मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। इससे मुझे सिर्फ एक जॉनर सीखने को नहीं मिला है, बल्कि खुद के बारे में भी सीखने को बहुत कुछ मिला है कि हम चाहें तो अपने आप को एक बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज नहीं आती है, मैंने कॉमेडी कभी लिखी नहीं थी, मुझे आती नहीं थी, पर अगर हमें कोई चीज नहीं आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हम सीख नहीं सकते हैं। हम चाहे तो उसे सीख सकते हैं, उसमें बेहतर भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि आपने सच में लोगों को हंसा ही दिया। I really hope so। क्योंकि मैं भी वो देखती थी, और खिचड़ी तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत ही सही मुझे लगता है आपका एक्सपीरियंस रहा। तो कृतिका,
आप जैसे बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की, है ना, आप पब्लिक स्पीकर भी हैं, तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी चंडीगढ़ के बारे में, क्योंकि आप काफ़ी, मैंने देखा है कि आप बहुत सारी रील्स बनाती हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर। जी। तो मुझे ये बताइए कि चंडीगढ़ में जैसे मेट्रो आ रही है, उसका प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप मेट्रो को कैसे देखते हैं, मतलब चंडीगढ़ में आने को लेकर? मैं चंडीगढ़ में मेट्रो को ना एक डेवलपमेंट का पार्ट देखती हूँ, एक प्रोग्रेशन देखती हूँ। चंडीगढ़ में इतनी कैपेबिलिटी है ना कि मैं बहुत सारे शहरों में रही हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज एक्सप्लोर किए हैं, बट चंडीगढ़ जैसा शहर मैंने पूरे इंडिया में अभी तक नहीं देखा है भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिटी ब्यूटीफुल है और सिटी ब्यूटीफुल ही रहेगा, चाहे यहाँ पे मेट्रो आए चाहे ना आए, क्योंकि कई लोगों में ना ये इनसिक्योरिटी है कि अगर मेट्रो आती है तो यहाँ की ब्यूटी खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेट्रो की इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चंडीगढ़ में जो मैक्सिमम ट्रैफिक है ना वो आसपास के शहरों से आ रहा है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, चंडीगढ़ का भी डेवलप होना उतना ही जरूरी है इस टाइम पर। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें ना, तो पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे मेट्रोज हैं, पर वो उतने ही खूबसूरत हैं जितने पहले थे। तो चंडीगढ़ की खूबसूरती में मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। चंडीगढ़ की जो खूबसूरती, उसमें 4 चांद ही लगेंगे, उसमें 4 चांद ही लगेंगे, एब्सोल्युटली। और ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि अगर हम एज ए डेवलपमेंट देखें, प्रोग्रेस देखें, तो ये बहुत ही अच्छी बात भी है। बिल्कुल। बाकी जो चंडीगढ़ के लोग हैं, जो उसका जो सफर को करेंगे या उसका यूज करेंगे, वो इसको कितना, इसमें कितनी सफाई बना के रखते हैं, किस तरह से उसका यूज करते हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। और मुझे चंडीगढ़ के लोगों पे पूरा भरोसा है, क्योंकि यहाँ की जो नींव है ना, वही खूबसूरती की नींव है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे मेट्रो आए या कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आए और यहाँ के लोग उसका ध्यान ना रखें। बिल्कुल सही कहा कृतिका ने। तो कृतिका, जानना चाहती हूँ आपसे कि कुछ लोग ऐसा डरते हैं, कुछ जैसे यंग जनरेशंस हैं या कोई भी इंसान की, कई बार हमारी हॉबीज होती हैं जिनको हम पैशन बनाना चाहते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हॉबीज में अर्निंग नहीं हो रही, तो कुछ हॉबीज ऐसी हैं जिनमें नहीं हो रही, तो हम अपनी हॉबीज को पीछे धकेल देते हैं। तो आपका क्या कहना है कि हॉबीज को प्रोफेशन बनाया जा सकता है, कि जिससे कि मतलब हम खुद भी मोटिवेट रह सकें? एक कला को प्रोफेशन में तब्दील करना ना शुरू से ही मुश्किल रहा है। आप अगर कोई भी कला उठा के देख लो, चाहे वो पेंटिंग है, राइटिंग है, सिंगिंग है, जो कला होती है ना, उसमें आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, बट आपको उसका क्रेडिट कम मिलता है। लॉन्ग प्रोसेस भी थोड़ा सा, पेशेंस लेवल। तो ये हमेशा से होता आ रहा है, जो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक जो कला होती है वो एक इंसान की यूएसपी होती है, तो इसकी डेफिनेटली कद्र होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, जो नहीं हो रही है। मगर हाँ, डेफिनेटली इसको प्रोफेशन में तब्दील किया जा सकता है, बट जो भी मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो कोई भी हो, आप अगर अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं ना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि शुरू में आप अपना एक ऐसा बैकअप जरूर लेके चले जो आपको एक रेगुलर इनकम दे, क्योंकि मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि भाई पैसे के बिना पैशन भी किसी काम का नहीं है। पैसा, मुझे लगता है पैशन के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा नहीं तो पैशन भी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो पहले पैसा फिर पैशन। तो शुरू में पार्ट टाइम करो, कैसे भी करो, चाहे 2 घंटे सो, 4 घंटे सो, वो आपकी हेडेक है। आप कितना जिद्दी हो अपने एम को अचीव करने में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको मेहनत तो भाई करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप अपने पैशन को लेके बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और उसमें आप पेशेंस का तड़का भी लगा देते हो, तो आप उस पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। एब्सोल्युटली। मेरी मॉम एक लाइन बोलती है मुझे कि जब सूरज चमकता है ना, तो वो अकेला चमकता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो अगर वो अकेला सूरज बनना है ना, जिसकी चमक हर जगह पे है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, डबल जलना ही पड़ेगा। तो कृतिका, अभी जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, है ना, जो अभी राइटिंग के प्रोफेशन में आए हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो? मेरा एक फेवरेट कोट है जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती आई हूँ, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइज।
Very nice. कि शांति से बस अपना काम करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो। आपके काम से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। और बाकी जो शोर है वो आपकी सक्सेस अपने आप मचा देगी। अपने आप मचा देगी। तो कृतिका, जो लिसनर्स हैं उनको आप बताइए कि आपको वो कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आपकी इंस्टा आईडी क्या है, और अपनी बुक्स जो आपकी हैं उनको वो कहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे कृतिका सहगल, सहगल के लास्ट में डबल एल में लगाती हूँ, Okay. तो @कृतिका सहगल विद डबल एल अगर आप टाइप करेंगे KRITIKASEHGALL तो आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा। मैं फेसबुक पे भी हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ। मैं यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस करती हूँ, आप मुझे वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एजुकेशनल जो वीडियोस हैं वो देखना पसंद करते हैं। तो उसके साथ साथ मेरी जो किताबें हैं वो सारी आपको अमेजन से मिल जाएंगी। अगर आप अमेजन पर मेरा नाम टाइप करेंगे या मेरी बुक्स का नाम टाइप करेंगे तो आपको सारी मेरी बुक्स मिल जाएंगी। वेरी नाइस। तो कृतिका, अब शो को खत्म करने का वक्त हो गया है, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिला कि इतनी कम उम्र में आप इतना अच्छा लिखते हो और बोलते हो और पब्लिक स्पीकिंग भी करते हो। तो आज सच में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो यंगिस्तान एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे इतना मजा आया ना, मैं उसको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती थैंक यू हूँ। सो मच। और लिसनर्स, ऐसा है कि जल्दी से कृतिका को आप फॉलो कर लीजिए, और मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। RJ पिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और अब वक्त हो गया शो को खत्म करने का। आप सुनते रहिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज।